मेरी आंख कदमों की धड़धड़ की आवाज से खुली थी। यूं लगता था जैसे फौज का पूरा ब्रिगेड अंदर घुस आया हो। मेरा जहन फौरन कल के वाकयात की तरफ पलटा। यहाँ ऐसी कोई मुश्तबा चीज मौजूद नहीं थी जो मेरी शनाख्त करवा सके। नीचे सहन से चीखों पुकार की आवाजें भी आने लगी थी। मैंने बिस्तर से उठने में चंद ही सेकंड लगाए थे और अभी बमुश्किल खिड़की तक ही पहुंचा था कि दरवाजा टूटकर अंदर गिरा। दूसरे ही लम्हे किसी ने मुझे गिरेबान से पकड़कर बाहर की तरफ खींचा। मैंने नजर उठाकर देखा, वो पुलिस का कोई थानेदार था। कमरे में 3-4 सिपाही उसके साथ ही घुस आए। मुझे सीढ़ियों से धकेलते हुए वो सहन में ले आए जहां घर के तमाम मकीनों के गिर्द पुलिस के जवान राइफलें ताने खड़े थे। नींद मेरी आंखों से यूं उड़ी जैसे मैं कभी सोया ही नहीं था। यही हाल घर के दूसरे लोगों का था। उनके चेहरों पर भी हवाइयां उड़ रही थीं। खौफ और दहशत के मारे उनके मुंह से कोई बात भी ठीक से नहीं निकल पाती थी। हाँ, एक बाबूजी ऐसे जरूर थे जो बिल्कुल पुरसुकून नजर आ रहे थे। मैं न सिर्फ ज़हनी बल्कि जिस्मानी तौर पर भी हालात से निमटने के लिए तैयार था। लेकिन सूरत हाल चूंकि अभी तक मेरी समझ में नहीं आई थी, इसलिए मुझे फिलहाल खौफजदा ही रहना था। छोटे से मकान से पुलिस जोंकों की तरह चिमटी हुई थी। मुंडेरों पर भी पगड़ी बरदार सिपाही राइफलें ताने नजर आ रहे थे। चंद ही मिनट में अड़ोस पड़ोस के मकानों से भी रोशनियां बाहर झांकने लगीं। इस तूफान बदतमीजी ने हमसायों को भी जगा दिया था। ये अलग बात कि एक दफा पुलिस को देख लेने के बाद दोबारा उस तरफ देखने की हिम्मत किसी को न हुई। कौन हो तुम? उसी थानेदार ने जो मुझे धक्के देता हुआ यहाँ तक लाया था, खामोशी का सुकूत तोड़ते हुए बड़े दुरुस्त लहजे में दरियाफ्त किया। मेरी बजाय बाबूजी ने कड़कदार आवाज से थानेदार को अपनी तरफ मुखातिब किया। मेरा बेटा है, मुझसे बात करो। उनका लबो लहजा मेरे लिए अचंभे की बात थी। आज तक मैंने उन्हें कभी इस मूड में नहीं देखा था। मैं खामोश रहा। थानेदार के अकब में खड़े एक सफेद वर्दी पोश ने खुफिया पुलिस के मखसूस लहजे में प्रकाश पर नजरें जमाते हुए कहा, लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक तुम्हारा सिर्फ एक ही बेटा है। बाबूजी बोले, तुम्हारी इत्तलात कोई आसमानी सहीफा नहीं है। ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं, अपनी आमद का मकसद बताओ। बाबूजी की आवाज यकीनन सारे मोहल्ले में गूंज रही होगी। उसी थानेदार ने बहस से बचने या किसी मसलहत के पेश नजर बाबूजी से कहा, मिस्टर महावीर प्रसाद, हम तुम्हें डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के तहत गिरफ्तार करने आए हैं। बाबूजी बोले, तुम बहुत बुज़दिल हो। मुझ जैसे बूढ़े आदमी को पकड़ने के लिए इतने हंगामे की क्या जरूरत थी? बाबूजी की तंज ने थानेदार को काट कर रख दिया। बोला, मिस्टर प्रसाद, आप हमारी बजाय ये बहस कोर्ट में कीजिएगा। उसने ये फिक्रा मुस्कुराते हुए शायद माहौल की तलखी को कम करने के लिए कहा था। इससे पहले कि बाबूजी कोई और बात करें, उसने वारंट गिरफ्तारी निकाल कर उन्हें दिखा दिया। ठीक है, लेकिन इस बदतमीजी के लिए तुम्हें जवाबदही करना पड़ेगी, उन्होंने पुलिस के सिपाहियों की तरफ इशारा करते हुए कहा। पुलिस की इस तरह आमद ने माहौल खासा खौफनाक बना दिया था। घर में कोई भी बाबूजी की इस तरह ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तारी के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं था। माताजी की हालत तो खुसूसन बहुत खराब हो रही थी। जब उन्होंने बाबूजी की गिरफ्तारी का सुना तो अचानक सदमे से लड़खड़ा गईं, लेकिन मैंने उन्हें मजबूती से थाम लिया। बाबूजी ने उन्हें हौसला दिया। पूनम माताजी को मेरे इशारे पर अंदर कमरे में ले गई। प्रकाश अभी तक संभल नहीं पाया था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी जानिब मुतवज्जे किया और मुस्कुराते हुए हौसला देना चाहा। इस असना में बाबूजी हमारे नजदीक आ गए। उन्होंने हम दोनों को सीने से लगा लिया। हमसे अलग होते हुए मुझे मुखातिब किया, बेटा, तुम्हारे होते हुए मुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि मेरे बाद ये घर सूना रहेगा। मैं बमुश्किल बाबूजी कह पाया था। मेरा गला रिंध गया। बाबूजी के भरपूर एतमाद ने मुझे खासा जज्बाती कर दिया था। उन्होंने इस मर्तबा प्रकाश को मुखातिब किया, प्रकाश, इसे मेरा सम्मान जानना। प्रकाश की आंखों से आंसू किसी भी लम्हे छलक जाने को तैयार थे। बाबूजी ने पुलिस वालों को मुखातिब किया, चलिए। बाबूजी आगे आगे चलतिए। उनके पीछे पीछे पुलिस वालों के साथ मैं, प्रकाश और पूनम भी एक जुलूस की शक्ल में जा रहे थे। पूनम माता को मौसी जी के हवाले करके खुद बाहर आ गई। दरवाजे के बाहर गली की नुक्कड़ तक हम बाबूजी के साथ गए, जहां पुलिस की एक वैन उनकी मुंतजिर थी। इस असना में उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी चाल में एक खुददारी, एक भरपूर एतमाद झलकता था। ऐसा भरपूर एतमाद जो किसी अजीम मकसद के लिए जिद्दोजहद करने वालों में खुद ब खुद दर आता है। डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के तहत हुकूमत किसी भी शख्स को अपनी मर्जी के मुताबिक गैर मुअय्यना मुद्दत तक नजरबंद रख सकती थी, और भारतीय जेलों में कई ऐसे नजरबंद भी मौजूद थे जो 1962 से आज तक नजरबंद चले आ रहे थे। खुसूसन किसी के नक्सलबाड़ी साबित हो जाने के बाद तो 10-15 साल से पहले उसकी रिहाई के इम्कानात बहुत कम होते, और ये इतनी लंबी मुद्दत थी कि शायद ही जिंदगी उनसे वफा करती। सांस की वो डोर जो अरसे से अटकी हुई थी, उसे कोई भी झटका चंद सानियों में तोड़ सकता था
और उसके बाद शायद उस घराने का ताना बाना बिखर कर रह जाता, क्योंकि एक बाबूजी की जात ही थी जिसने अब तक सबको एक महवर पर जमा कर रखा था। उनकी मौजूदगी में कभी मौसी जी को अपनी बेवगी का एहसास न हुआ था। घर का हर फर्द खुद को महफूज जानता था, लेकिन अब क्या होगा? बाबूजी ने अपनी दानिश्त में तो मुझे अपनी जगह देकर बला अपने गले से उतार दी थी, लेकिन मैं क्या कर पाऊंगा? यही था वो सवाल जिसने मुझे फौरन डसना शुरू कर दिया। वैन के नजदीक जाकर वो मुड़े। पूनम पर शायद उनकी नजर अब पड़ी थी। उन्होंने पूनम को देखते ही अपनी बाहें फैला दी। पूनम बाबूजी कहकर उनसे लिपट गई। हम दोनों सर झुकाए उनके करीब खड़े थे। बाबूजी ने मुझे अपने नजदीक बुलाकर अपने साथ चिमटा लिया। बोले, बेटा, तुम में हकायक का सामना करने की सलाहियत मौजूद है। मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन इस बात के इम्कानात कम ही नजर आते हैं कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए तुम्हारे दरमियान मौजूद रहूंगा। उनकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने तड़प कर कहा, बाबूजी, भगवान के लिए ऐसे शब्द मुंह से न निकालिए। हम आपकी रिहाई के लिए आखिर तक लड़ेंगे बाबूजी। मेरे लहजे में न जाने क्या बात थी जो बाबूजी ने मजीद कुछ कहना मुनासिब न समझा। उन्होंने एक मर्तबा फिर हम तीनों के सर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए वैन में सवार हो गए। मुझे इल्म था कि पुलिस वाले भी ये नहीं जानते कि उन्हें कहां ले जाया जाएगा, इसलिए उनसे कुछ पूछना मुनासिब न समझा। हम पजमुर्दा वापस आ गए। माताजी मुझसे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। बमुश्किल मैंने उन्हें दिलासा देकर चुप करवाया। सुबह तक हम सब निचले कमरे में बैठे रहे। सुबह होते ही मोहल्लेदारों की आमद शुरू हो गई। बाबूजी के ताल्लुकात उमूमन मोहल्लेदारों से खुशगवार ही रहा करते थे। तकरीबन सभी मोहल्लेदार उनकी गिरफ्तारी पर इजहार अफसोस कर रहे थे और उनकी रिहाई के लिए कोशां नजर आ रहे थे। मैंने घर की फजा को मजीद सोगवार रखना मुनासिब न समझा और प्रकाश और पूनम की मदद से लोगों का शुक्रिया अदा करके वापस भेज दिया। नाश्ता सब ने बड़ी बेदिली से जहरमार किया था और थोड़ी देर बाद ही मैं और प्रकाश पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। खुशकिस्मती से अभी तक बाबूजी थाने में मौजूद थे। थानेदार ने कमाल मेहरबानी से काम लेते हुए हमें इजाजत दे दी कि हम बाबूजी को नाश्ता करवा दें। प्रकाश को मैंने नाश्ता लेने भेज दिया और खुद हवालात की सलाखों के नजदीक बैठकर बाबूजी से बातें करने लगा। वो बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहे थे। प्रकाश के जाते ही वो अचानक खामोश हो गए। यूं दिखाई देता था जैसे वो किसी गहरी सोच में गुम हो। मैं हैरानी से उनके मुंह की तरफ देख रहा था, क्योंकि वो अचानक बोलते बोलते कहीं खो गए थे। फिर सोच के गहरे सागर से उभरते हुए चंद सेकंड बाद ही उन्होंने अपने चारों अतराफ का जायजा लिया। तमाम थाने के मुलाजिमीन अपने अपने काम में मसरूफ थे। कोई हमारी तरफ मुतवज्जे नहीं था। सिर्फ थाने में अपने काम से आने वाले लोग कभी कभी हवालात के करीब से गुजरते हुए एक नजर हमारी तरफ देख लिया करते। प्रकाश बेटा, जरा नजदीक हो जाओ। बाबूजी की आहिस्ता और पुरसुकून आवाज सुनाई दी। मैं सलाखों के बिल्कुल नजदीक हमतन गोश होकर बैठ गया। वो बोले, बेटा, वो राज जो आज तक मैंने तुम्हारी माता को नहीं बताया था, आज तुम्हें बताने लगा हूँ। मुझे ये तो इल्म नहीं कि मुझे तुम पर इतना अंधा विश्वास क्यों है। हालांकि मेरी सियासी तरबियत इस बात की हरगिज इजाजत नहीं देती कि मैं किसी पर इस हद तक एतमाद करूं, लेकिन बेटा वक्त बहुत कम है और बातें बहुत ज्यादा। मैं मुख्तसर बात करूंगा। यहाँ सबकी नजरों में मैं एक कम्युनिस्ट पार्टी का वर्कर हूँ। हकीकत में मेरा ताल्लुक नक्सल बाड़ियों से है। मुझे भी वक्त की कमी का एहसास था और इससे मुनासिब मौका भी कभी मुयस्सर न आता। मैंने कहा, और पुलिस आपको अमरीक सिंह वाले मामले में शायद पकड़ कर लाई है। बाबूजी हैरत से मेरी तरफ देखते रहे। तुम्हें ये कैसे मालूम? मैंने कहा, बाबूजी मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने उस रोज आपकी खुफिया मीटिंग सुन ली थी और जालिंधर में अमरीक सिंह के हाथों पुलिस कप्तान की मौत का नजारा भी किया था। उन्होंने मेरी तरफ इस मर्तबा तहसीन और हैरत भरी मिली जुली नजरों से देखा। बोले, मैं न कहता था कि जरूर तुम में कोई ऐसी चीज है जो मुझे तुम पर। मैंने कहा, बाबूजी काश मैं आपको बता सकता मैं कितना बेकरार हूँ नक्सल हेड्स से मिलने के लिए। मैं आपका मिशन जारी रखना चाहता हूँ बाबूजी। मेरे एतमाद भरे लहजे ने उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ा दी। बूढ़ा कॉमरेड चंद लम्हों के लिए फिर कहीं खो गया। इस मर्तबा जब वो जागा तो मेरे सामने बाबूजी की बजाय नक्सल बाड़ी बैठा हुआ था। वो बोले, प्रकाश बेटा, मेरा मकसद इतना अजीम है कि उसके सामने बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी हेच नजर आती है। तुम मेरी तवक्कुआत से बढ़कर ज़हीन साबित हुए हो। मेरा दिल नहीं चाहता कि तुम्हें भी इस आग में झोंक दूं जिसका ईंधन मैं खुद बन चुका हूँ, लेकिन मेरा मन गवाही देता है कि तुम अजीम इनकलाब के लिए बहुत कुछ कर सकोगे। मुझे ये कहने की जरूरत नहीं कि इस राज को अपनी जान से बढ़कर अजीज रखना। मैं तुम्हें अपनी काउंसिल में भेज रहा हूँ और खुद मुतमईन होकर जेल जा रहा हूँ। मुझे फख्र
है कि मैंने संगठन को बहादुर कॉमरेड मुहैया करके अपना खला पूरा ही नहीं किया बल्कि तहरीक की बहुत बड़ी खिदमत की है। एक फोन नंबर उन्होंने मुझे ज़बानी याद करने के लिए कहा, जहां एक मखसूस शख्स के बोलने पर एक मखसूस कोड वर्ड दोहराने के बाद मुझे अगली हिदायत मिलनी थी। बात मुकम्मल करने के बाद बाबूजी ने सलाखों में से दोनों हाथ बाहर निकाल कर मेरा हाथ मजबूती से दबाते हुए कहा, पूनम के साथ ये शायद बहुत बड़ी ज्यादती होगी, लेकिन मेरी बेटी मुझे क्षमा कर देगी। उनके चेहरे से मुसर्रत फूट फूट पड़ती थी। प्रकाश वापस आ गया। हम दोनों भी उसे देखते ही अपनी दुनिया में वापस आ गए। थाने से वापसी पर हमने कम्युनिस्ट पार्टी के मकामी दफ्तर का रुख किया, जहां एक हंगामी इजलास बाबूजी की अचानक डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के तहत गिरफ्तारी के सिलसिले में हो रहा था। हमारा खैर मकदम बड़ी गर्मजोशी से किया गया। यही मैंने उस रोज खुफिया मीटिंग में नजर आने वाले 2-3 चेहरे भी देखे। वो लोग बाबूजी की गिरफ्तारी पर सख्त एहतजाज कर रहे थे और इस सिलसिले में एक जलसे और जुलूस का प्रोग्राम भी तय पा रहा था। मेरा माथा ठनका। इस तरह तो खामखा CID को अपने पीछे लगाने वाली बात थी। फिर इस हंगामे का फायदा ही क्या था? 3 माह से पहले तो बाबूजी की वापसी नामुमकिन थी। भारतीय आइन की कोई दफा ऐसी नहीं जो उन्हें रियायत दिला सकती। मैं और प्रकाश एक कोने में उनके भाषण सुन रहे थे। बिलाखिर मैं उठ खड़ा हुआ। सब लोग मुझे बाबूजी के दामाद की हैसियत से जानते थे। बाबूजी ने उन्हें बताया था कि मैं उनके एक आन जहानी दोस्त का बेटा हूँ और अकेला होने के कारण उनके यहाँ मुंतकिल हो गया हूँ। मैंने उन लोगों से दरखास्त की कि वो खामखा बात का बतंगड़ न बनाए। उनके जलसे जुलूस से तो और कोई नतीजा न निकलेगा, अलबत्ता बाबूजी की जेल यात्रा जरूर लंबी हो जाएगी। इस तरह तो मुमकिन है कि वो 3 माह बाद वापस घर लौट आएं। मैंने उनसे दरखास्त की कि वो हंगामे करने की बजाय एक कमेटी तरतीब देकर आला अफसरान से मिलें और बाबूजी की पुरअमन सरगर्मियों पर गिरफ्तारी करने की वजह दरियाफ्त करें। उसके बाद ही कोई कदम उठाया जाए तो बेहतर है। अभी तो किसी को इस बात का भी इल्म नहीं कि उन्हें किस इल्जाम के तहत नजरबंद किया गया है। मेरी बात में उन्हें कुछ वजन महसूस हुआ और थोड़ी सी रद्दोकद के बाद वो लोग एक कमेटी तरतीब देने पर आमादा हो गए, जिसने चंडीगढ़ जाकर होम सेक्रेटरी से मुलाकात करनी थी। बाबूजी गो के कम्युनिस्ट पार्टी के मकामी लीडर थे, लेकिन रायकोट में मौजूद दूसरी सियासी जमातों के वर्कर भी उनका एहतराम करते थे। मैंने इस बात को उनके हक में इस्तेमाल करने के लिए दूसरी जमातों के चीदा वर्करों से भी मुलाकात की और उनसे दरखास्त की कि वो इस मामले को खालिस इंसानी नुक्ता नजर से देखें और इस सिलसिले में कुछ न कुछ कोशिश करें। मेरी कोशिशों से बिलाखिर मुख्तलिफ जमातों के 7 सरकर्दा अफराद की कमेटी तरतीब पा गई, जिसने होम सेक्रेटरी और पुलिस जनरल से मिलकर इस मामले में हमारी हर मुमकिन मदद का वादा कर लिया। यहाँ से मुतमईन होकर करीबन दोपहर के वक्त हम घर पहुंचे। प्रकाश पर मेरी शख्सियत का ये पहलू आज पहली मर्तबा खुला था। मैंने जिस चालाकी और होशियारी से काम लेकर ये सारा मामला तय किया था, इस पर वो अश कर उठा। जब घर पहुंचकर गम से निढाल माता और मौसी जी को उसने मेरे ताजा कारनामे से आगाह किया तो उनके पशमुर्दा चेहरे खिल उठे और बारी बारी मुझे गले से लगाकर उन्होंने मेरी दराज़ी उम्र की दुआ मांगी। मेरी फरासत पर करीबन सारे ही घर वाले मेरे गर्विदा हो रहे थे। सालिग्राम को न जाने कैसे बाबूजी की गिरफ्तारी की इत्तला मिली थी। वो भी 3-4 घंटे की छुट्टी लेकर आ गया था। जब प्रकाश ने उसे सुबह से अब तक की रुदात बढ़ा चढ़ा कर बयान की तो वो भी हैरान रह गया। तन्हाई मयस्सर आते ही वो मुझसे गोया हुआ, भैया मैं आपको इतना भी नहीं जानता जितना बाबूजी जानते हैं। जब मुझे माता जी से पूनम और आपकी निस्बत का इल्म हुआ तो मैं खामोश रहा कि एक अजनबी के हाथ अपनी बहन का हाथ देना कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन अब मुझे एहसास होने लगा है कि बुजुर्गों के फैसले कभी गलत नहीं होते। आप हमारे लिए जो कुछ कर रहे हैं उसका बदला इस जन्म में तो शायद हम में से कोई न दे सके। मैंने उसकी तकरीर को दरमियान से उचक लिया। छोड़ो यार, तुम किस चक्कर में पड़ गए, अपनी नौकरी की सुनाओ, और उसे अपने मतलब की तरफ ले आया। उसके बाद तकरीबन 10-15 मिनट की गुफ्तगू के दौरान सालिग्राम ने मुझे हवाई अड्डे पर होने वाली एक बात से आगाह कर दिया। वो मेरे बगैर पूछे ही मुझे सब कुछ बताता रहा और मैं बज़ाहिर लापरवाही का मुजाहिरा करते हुए उसकी मामूली से मामूली बात को भी ज़हन नशीन करता चला गया। दरअसल हंगामी हालात की वजह से अफवाज की नक्लो हरकत इतनी तेजी से हो रही थी और मुख्तलिफ तब्दीलियां इतनी जल्दी अमल में आ रही थी कि आज की इत्तला 2-3 रोज पुरानी दिखाई पड़ती थी। मेरे लिए अपने टारगेट से मुसलसल इन टच रहना जरूरी था। यही वजह थी कि मैं भी ताज़ा तरीन मालूमात की जुस्तजू में रहता था, जिनका एक बेहतरीन जरिया कॉर्पोरल सालिग्राम और फ्लाइट लेफ्टिनेंट राजकुमार थे। बहुत सी ऐसी बातें जिन्हें जानने के लिए जासूस को सर धड़ की बाजी लगाना पड़ती थी और जिन्हें दूसरे एजेंट जान जोखों के बाद जान पाते थे, वो मुझे बोनस में मिल जाती थी। मुमकिन है किसी हद तक इस बात में मेरी तरबियत और चालाकी को भी दखल हो, लेकिन अल्लाह ताला की खुसूसी रहमत के बगैर ये सब कुछ कैसे मुमकिन हो सकता था। ऐसे मौके पर मेरा दिल बेख्तियार जज्बा तशक्कुर से भर जाता और मेरा ईमान उस पर और पुख्ता होने लगता। अल्लाह ताला ने अपने रास्ते पर चलने वालों को कभी फरामोश नहीं किया। पिंटू को
बाबूजी से कुछ ज्यादा ही उन्स था। वो बेचारा खासा परेशान हो रहा था। मैंने उसे भी बहलाया और वादा लिया कि वो कल से जरूर स्कूल जाएगा। माता और मौसी जी अब काफी मुतमईन हो गई थी, इसीलिए उन्होंने हमारे साथ खाना खा लिया। सालिग्राम की छुट्टी का वक्त खत्म हो रहा था। वो मुझसे गर्मजोशी से बगलगीर होकर चला गया। मैंने उससे दरखास्त की थी, ऐसे खतरनाक हालात से ज्यादा कौम को उसकी जरूरत है, वो खामखा परेशान ना हो, मैं खुद उससे वक्तन फवक्तन मिलता रहूंगा। जवाब में वो कौम को बड़ी नस्तालिक किस्म की गाली से नवाज कर मुस्कुराता हुआ बस में सवार हो गया, जो उसे हवाई अड्डे तक ले जा रही थी। शाम तक घर वाले करीबन नॉर्मल हो चुके थे। प्रकाश भी मेरे कहने पर लुधियाना चला गया। मैं रायकोट ही में रह गया, क्योंकि मुझे रिहाई कमेटी के साथ अगले रोज चंडीगढ़ जाना था। पूनम को मैंने इस असना में सब कुछ समझा दिया था और उससे वचन लिया था कि वो न तो खुद परेशान नजर आएगी और ना ही माता जी, मौसी और पिंटू को गमगीन होने देगी। रात तक मैंने घर की नफ्सियाती फजा इतनी बदल दी कि वो लोग बाबूजी की गिरफ्तारी को मामूल के वाकयात का ही एक हिस्सा समझने लगे। रात काफी देर गए तक पूनम मेरे कमरे में मौजूद रही। हम दोनों सब कुछ भूल कर मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाबों के ताने बाने बुनते रहे। पूनम इन खाकों में ऐसे ऐसे हसीन रंग भरती कि एक दफा तो सब कुछ भूल कर उन पर यकीन करने को जी चाहता, लेकिन हकायक की तलखियां मुझे हर दफा ऐसे हसीन मौके पर अपनी दुनिया में वापस ले आती और मुझे ये सब कुछ किसी और ही आलम का हिस्सा दिखाई देने लगता। पूनम और उसके कुर्ब की महक, मुस्तकबिल के सुनहरे सपने, सब कुछ राख की तरह यूं उड़ जाते जैसे उनका कोई वजूद ही ना था। मैं हकायक की दुनिया में लौट आता, जहां मेरे प्यारे मुल्क की लाखों सुहागनें पूनम का रूप धार कर मुझे पूछने लगती कि मैंने उन्हें भुला तो नहीं दिया। जासूस अपने मुल्क की आंखें होता है और जिनकी सरहदों की निगहबान आंखें जागती हों, उसके मकीनों को ही सुख की नींद सोने का मौका मिलता है। मैं उनके इस सवाल का जवाब अपने ज़मीर से मांगता तो एक तमानियत और कल्बी इत्मीनान की कैफियत मुझ पर छा जाती। मेरा ज़मीर मुतमईन था कि मैंने उन्हें कभी फरामोश नहीं किया था। मेरे देश के बासी तो मेरे वजूद का हिस्सा बन गए थे और अपने ईमान की हद तक मैं उनकी हिफाजत करता था। मेरे जीते जी उन पर आंच आ जाए, इस बात का तसव्वुर ही मेरे लिए अंदोहनाक था। अगले रोज मैं और मोहल्ले के दूसरे 6 सरकर्दा अफराद चंडीगढ़ रवाना हो गए, जहां दूसरे रोज बमुश्किल हमें होम सेक्रेटरी से मुलाकात का मौका मिला। काफी देर तक सर खपाने के बाद उसने हमसे वादा किया कि अगर बाबूजी के खिलाफ एक ज़ेर तफ्तीश इत्तला जो उसने हमें बताने से इनकार कर दिया था सही साबित न हुई तो उन्हें 3 माह के बाद रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन 3 माह से पहले उनकी रिहाई नामुमकिन है। वो ज़ेर तफ्तीश इत्तला क्या थी मुझे उसका इल्म पहले ही था, लेकिन कमेटी के दूसरे अरकान ने बिलाखिर सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो से राब्ता कायम करके उसका पता लगवा लिया। CIB के मुताबिक बाबूजी का ताल्लुक इंतहा पसंद नक्सल बाड़ियों से है, लेकिन इत्मीनान बख्श बात यह थी कि उनके खिलाफ अभी तक कोई बात पाए सबूत को नहीं पहुंच सकी थी। उनके नक्सल हेड होने की वजह से वहीं कमेटी के अरकान 2 गिरोहों में बट गए। एक ने उनकी हिमायत से बिल्कुल इनकार कर दिया, लेकिन जब मैंने उन्हें इस बात का यकीन दिलाया कि इंटेलिजेंस के टाउट ने महज अपने नंबर बनाने के लिए बाबूजी के खिलाफ झूठी इत्तला दे दी है जो तफ्तीश के बाद भी कभी सच साबित नहीं होगी, तो उनका गुस्सा ठंडा हुआ। 2 रोज के बाद हम रायकोट वापस आ गए और मैंने घर वालों को यकीन दिला दिया कि बाबूजी 3 माह के बाद रिहा हो जाएंगे। उन्हें लुधियाना जेल में रखने की हमारी दरखास्त होम सेक्रेटरी ने मंजूर कर ली थी और हफ्ते में 2 मरतबा मुलाकात की इजाजत भी मिल गई थी, जो हमारी बहुत बड़ी कामयाबी थी। पहली मरतबा मुझे भारतीय आला इंतजामिया को करीब से देखने का मौका मिला और मुझे हैरानी इस बात की थी कि आखिर ये निजाम चल रहा है तो कैसे। इंतजामिया का कोई अहलकार ऐसा नहीं था जिसके मुतालिक ईमानदार होने की शहादत दी जा सके। हत्ता कि इंटेलिजेंस वालों ने महज 200 रुपए लेकर इंतहाई खुफिया फाइल की नकल हमें फराहम कर दी थी। थोड़ी तनख्वाहें, बेतहाशा बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी ने भारतीय अवाम का इखलाकी दिवालिया निकाल रखा था। उनका ईमान सिर्फ और सिर्फ पैसा था, चाहे वो किसी भी तरह हासिल हो। यहाँ से मुतमईन होकर अब मैं लुधियाना जा रहा था, जहाँ मुझे बाबूजी के दोस्तों से राब्ता कायम करना था। मेरी सलाहियतों का इम्तिहान असल में अब होने वाला था। वो इस तरह कि मैं नक्सल बाड़ियों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता हूँ या वो मेरे जरिए अपना उल्लू सीधा करते हैं। लुधियाने में मैं और पूनम इकट्ठे ही पहुंचे थे। वो तो कॉलेज चली गई जबकि मैं अपने मिशन पर। एक पब्लिक टेलीफोन बूथ से मैंने बाबूजी वाला नंबर धड़कते दिल से घुमाया। दूसरी तरफ से फोन उठाने वाले ने हेलो कहा और मैंने उसे वो नाम बता दिया जो बाबूजी ने मुझे बताया था। चंद लम्हे तौक़ुफ़ करने के बाद दूसरी तरफ से मुझे होल्ड करने का कहा गया। फिर एक दूसरी आवाज फोन पर सुनाई दी। दरियाफ्त करने पर मैंने वहां भी वही नाम दोहराया। इस मर्तबा जवाब सही मौसूल हुआ और हमने अपने कोड अल्फाज का तबादला कर लिया। फोन मौसूल करने वाले ने वो जगह दरियाफ्त की जहां से मैं बोल रहा था और मुझे उसके करीब ही एक होटल में बैठने को कहा। आने वाले ने अपनी एक मखसूस निशानी भी बता दी। करीबन 20 मिनट बाद एक सिख नौजवान को मैंने होटल में दाखिल होते देखा।
उसने रुककर एक नजर हॉल में बैठे लोगों पर डाली और सीधा मेरी मेज की तरफ आ गया। निशानी के मुताबिक एक सुर्ख फूल उसने नीले रंग के कोट में टांक रखा था और सर पर पीले रंग की पगड़ी थी। सत श्री अकाल, मैंने उसे मुखातिब किया। जवाब में उसने भी फतह बुलाई और दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठ गए। मैंने जानबूझकर हॉल के एक कोने में रखी मेज मुंतखब की थी ताकि हम इत्मीनान से गुफ्तगू कर सकें। आने वाला गो के सिख था, लेकिन उसके साथ चंद मिनट गुफ्तगू करने के बाद मुझे उसके सिख होने पर शक हुआ। वो मेरी तवक्कुआत से बढ़कर ज़हीन साबित हुआ था। बहुत नपी तुली गुफ्तगू कर रहा था और खासा सुलझा हुआ जान पड़ता था। नौवारिद ने अपना नाम मनोहर सिंह बताया था। उसने करीबन 1 घंटे तक मेरा इंटरव्यू लिया। मेरा माजी, हाल और मुस्तकबिल के इरादे, तालीम, तजुर्बा, मुताल्ला, मोहब्बतें, नफरतें, कौन सा ऐसा मौजू था जिस पर उसने बहस नहीं की थी। बाज दफा तो मुझे उसके सवालात से उलझन होने लगती थी, लेकिन जिस तंजीम से मेरा वास्ता पड़ने वाला था उसमें शमूलियत के भी बहरहाल कुछ तकाजे थे जिन्हें पूरा करना जरूरी था। करीबन आध घंटे बाद जब हम अलग हुए तो उसने बड़ी गर्मजोशी से मेरा हाथ दबाते हुए कहा, कॉमरेड अलविदा, जिसका मतलब ये था कि वो मुझसे मुतमईन होकर जा रहा है। मैंने उसे ये इत्तला दे दी थी कि मुझे पिस्तौल और राइफल चलाना आता है। उसने रुखसत होते वक्त कहा था कि अगले चंद रोज में वो लोग खुद मुझसे राब्ता कायम करेंगे। यहाँ से फरागत पाकर मैं प्रकाश के पास आ गया, जहाँ सुदर्शना बाबूजी की गिरफ्तारी का अफसोस करने आई हुई थी। दोपहर के बाद पूनम भी आ गई, क्योंकि हमने इकट्ठे ही वापस रायकोट जाने का प्रोग्राम बनाया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।